पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी और अच्छी बात है कि एशियाई बाजार में कहीं कोई पैनिक नहीं है, निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी ने भी अपना नुकसान लगभग आधा कर दिया। 65 अंक नीचे था, अब बचा है महज 35 अंक नीचे। तो कुछ रिकवरी जरूर दिख रही निचले स्तरों से। स्टॉक्स जो एक्शन में रह सकते हैं उन पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें राय दे रहे हैं। एक और स्पेस जहां पर मैं राय लेना चाहता हूं वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों की। ये बताइए मयूरेश, आपको दिखता है कहीं मौका खरीदारी करने का इस तरह के माहौल में? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक क्लियरली आप देखेंगे तो जितना एक बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनी को पिछले 2 क्वार्टर्स में मिला है इन टर्म्स ऑफ अंडर रिकवरीज गोइंग डाउन, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स गोइंग डाउन, कहीं ना कहीं आई थिंक इसके इबिटा मार्जिन टॉप लाइन बॉटम लाइन पर आई थिंक साफ दर्शाया गया है। दूसरी बात, आई थिंक जो डीजल मार्केटिंग मार्जिन की हम बात करते हैं कुछ हद तक आई थिंक आ गया है, लेकिन इट विल टेक टाइम फॉर दीज मार्केटिंग मार्जिन टू शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, जिसकी वजह से कैश फ्लो से फर्क पड़ेगा। तीसरी बात, आई थिंक जो इन्वेंट्री लॉसेज और गेन्स होते हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रूड, आई थिंक दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ दैट बॉटम लाइन परफॉर्म्स। तो जैसे क्रूड की मूवमेंट रही है, हमारे ख्याल से आई थिंक इन्वेंट्री लॉसेज या इन्वेंट्री जो एक नुकसान होता है शायद ये बार थोड़ा मिनिमल सा रह सकता है। बट जनरली अगर हम देखें तो विद इन दिस स्पेस आई थिंक बीपीसीएल पे होल्ड की राय दूंगा मैं, और खरीदारी की राय होगी आईओसी में, क्योंकि जैसे इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है बाय 15 MMTP है, आई थिंक क्लियरली दैट विल इंक्रीमेंटली एड टू द इबिटा मार्जिन। सो जो इबिटा मार्जिन से कंपनी FY15 में पोस्ट कर चुकी है 2.3-2.4% की, हमें लगता है 300 बिप्स का एडिशन हो सकता है प्योरली बेस्ड ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू विटनेस फ्रॉम द न्यू कैपेसिटी कमिंग अप, जिसके कॉम्प्लेक्सिटी मार्जिन 12.2 है, और जीआरएम्स में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। तो आईओसी प्रॉब्ली विल रिमेन वन ऑफ आवर बेटर पिक्स कंसिडरिंग द काइंड ऑफ डेट एंड अगेन आई थिंक यू एडजस्ट द इन्वेस्टमेंट्स दैट इट हैज गॉट ऑन द बुक्स, मुझे लगता है यहां से एक 10 से 15% की मूवमेंट अगले 2 से 3 क्वार्टर में आराम से आ सकती है। चलिए, तो 4 दिनों की कमजोरी के बाद, अब मजबूती के बाद भारतीय बाजार आज मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत कर रहे हैं। देखना ये चाहते हैं हफ्ते का आखिरी दिन है, कमजोर शुरुआत के बाद हफ्ते की शुरुआती 3 दिनों की तरह क्या बाजार फिर से रिकवर हो पाते हैं और हरे निशान में क्लोजिंग देते हैं। अगर ऐसा होगा तो 5 आउट ऑफ 5 यानी कि 5 के 5 ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते के मजबूती वाले होंगे। चलिए, पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में प्री ओपनिंग सेशन में रुपए की चाल पर भी रखेंगे नजर। 66 रुपए 42 पैसे ये था कल का क्लोजिंग लेवल। रुपए में भी शानदार रिकवरी आई है। 67 रुपए 12-13 पैसे का लो बनाने के बाद रुपए ने बेहतरीन रिकवरी दी है, वहां से लगभग 70-75 पैसे की तो शानदार रिकवरी रुपए ने भी दी है। तो आज देखते हैं रुपए में क्या कुछ थोड़ी कमजोरी दिखती है वो भी, और रुपए पर भी एक एक्सपर्ट की राय हम लाने वाले हैं आपसे कुछ सेकंड्स में। पहली टिक पहले आपको बता दूं जो प्री ओपनिंग सेशन में आ रही है, 55 अंक ऊपर सेंसेक्स खुलता हुआ दिख रहा है और निफ्टी में मजबूती 5 अंकों के आसपास की। तो हरे निशान में शुरुआत की है, अब निफ्टी फिसलता हुआ 17 अंक नीचे है, सेंसेक्स 26 अंक ऊपर। आइए स्टॉक, बजाज ऑटो अर्जेंटीना में 29% वहां की करेंसी गिरी है एक ही दिन में, 29%, यानी कि 1/3 नुकसान करेंसी में हो चुका है। अगर भारतीय हिंदुस्तान के हिसाब से अंदाजा लगाना चाहें तो अगर 66 रुपए 67 रुपए का डॉलर का दाम है तो अगर आप समझिए 22-23 रुपए एक साथ गिर जाए तो क्या हालत हो, वैसा हाल हुआ है अर्जेंटीना में। तो उसके चलते जो कंपनियां वहां कारोबार करती है, बजाज ऑटो, एडवांटा, यूपीएल जैसी, उनके लिए नुकसान की बात है। लुपिन 4% नीचे, टीसीएस 1.5% नीचे, रिलायंस 1% नीचे। मजबूत क्या है एचडीएफसी बैंक 2% की तेजी के साथ खुलता हुआ, लेकिन इस वक्त रुपया देखिए 6 पैसे की मामूली कमजोरी के साथ शुरुआत करता हुआ दिख रहा है। तो रुपए में कमजोरी है लेकिन कोई खास नहीं, मामूली सी कमजोरी इस वक्त आपको रुपए में दिखेगी। तो रुपए ने थोड़े से नुकसान के साथ कारोबार किया है, ये है इस वक्त। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन बैंकिंग शेयरों पर फोकस हमें करना है और वो ये कि आरबीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, उस पर एक राय लेते हैं। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के एमडी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं चेन्नई से इस वक्त फोन लाइन पर, रजनीश कुमार साहब। रजनीश कुमार साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर, नमस्कार। सवाल यही लेना चाहता हूं, यही जानना चाहता हूं कि ये इन नए नियमों से, नई गाइडलाइन से क्या आप जैसे दिग्गज बैंक्स को फायदा होगा? नहीं, ये तो अभी कहना मुश्किल है, अभी तो कल ही गाइडलाइंस जारी हुई हैं जी, तो अभी कैलकुलेशंस हम लोगों को करना बाकी है, क्योंकि इंतजार था कि भारतीय रिजर्व बैंक इस तरह की गाइडलाइंस लाता है तो फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जब कोई भी इस तरह का प्रयास इंडस्ट्री के लिए है, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर डिफरेंस आइदर वे पड़ने वाला है। अच्छा, तो क्या बड़ा बदलाव क्या है सर इन गाइडलाइंस में, क्या कुछ बदलेगा? अभी जिस तरह से आप कर्ज दे रहे हैं और डिपॉजिट ले रहे हैं उसमें बड़ा बदलाव क्या होना है? सबसे बड़ा बदलाव तो यही है कि पहले जो था बेस रेट से आपको लिंक करना पड़ता था,
और उसमें जो मियाद होती है या टेनर होता है उसका कोई प्रोविजन नहीं था। अगर बेस रेट है, चाहे 1 साल का लोन है या 3 साल का लोन है या 3 महीने का लोन है, वो बेस रेट एवरेज लिया जाता था। लेकिन अब मार्जिनल कॉस्टिंग की बात है और म्याद जो है उसके हिसाब से कब किस लोन पे इंटरेस्ट रीसेट हो, तो जैसे ओवरनाइट से भी आप लिंक कर सकते हैं, 3 महीने लिंक कर सकते हैं, 1 साल। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर आप देखें डॉलर या इंटरनेशनल करेंसीज में जो बोरोइंग होती है वो लाइबोर बेस्ड होती है और लाइबोर भी इसी तरह से काम करता है। लेकिन केवल मेजर जो फर्क है वो ये है कि अभी इंडिया में इस तरह का कोई इंटर बैंक बेस रेट या रेफरेंस रेट नहीं है, इसलिए हर एक बैंक को अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स निकालना होगा। लेकिन अलाइनमेंट जो है वो एक मैं समझता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रैक्टिसेस हैं इंटरेस्ट रेट कोट करने की और फिक्स करने की कस्टमर के लिए, उससे काफी कुछ अलाइन हो जाएगी प्रैक्टिस। शुक्रिया रजनीश जी, आज CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए और इन गाइडलाइंस पर अपनी राय हमसे शेयर करने के लिए। लेकिन आइए आपको फटाफट बता देते हैं कौन से वो ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। राकेश, आपकी लिस्ट में देख रहा हूं मैं इंडियन होटल्स जैसे शेयर आपने शामिल किए हैं, बताइए चार्ट पर कहां तक जा सकता है ये स्टॉक आज? देखिए हेमंत जी, इंडियन होटल की बात करें तो काफी प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है। एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक लगता है मुझे। नीचे 103, 104 पे एक अच्छा सपोर्ट है। 103 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इंडियन होटल्स में, और मुझे लगता है ऊपर में 123 के लेवल्स इंडियन होटल्स दिखा सकता है। आप टीटागढ़ वैगन को देखें तो एक बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। रेल बजट से पहले एंटायर रेलवे स्टॉक्स में एक रैली बनी हुई है। 147.50 के साथ टीटागढ़ वैगन को खरीदने की राय रहेगी 170 के टारगेट के लिए। तो ये 2 स्टॉक्स हैं कैश मार्केट के। और राकेश की खास बात है कि वो वक्त के साथ अपने कॉल्स बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। कैश मार्केट के स्टॉक चल रहे हैं, कैश मार्केट के स्टॉक्स की उन्होंने कॉल दी है। 2 और कॉल्स हैं राकेश के, वो बताऊंगा कुछ देर में। लेकिन अब 9:05 हो गए और ये वक्त है हमारे जैकपॉट शेयर का। आशीष जुड़ चुके हैं हमारे साथ स्टूडियो में जैकपॉट शेयर लेकर। आशीष, इंतजार है आपके जैकपॉट शेयर का, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने और क्यों पसंद किया ये भी बताइए। सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स आज रडार पे। 1924 में इस कंपनी का गठन हुआ था, तो 9 दशकों से ज्यादा का इस कंपनी का एक्सपीरियंस है। इनफैक्ट आज ये कंपनी देश की सबसे बड़ी प्योर प्ले सिविल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर है। 2800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इसने देश और दुनिया में एग्जीक्यूट करे। इस कंपनी की प्रेजेंस रोड, हाउसिंग से लेकर रेलवे, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स तक, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ट्रांसमिशन से लेकर थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर तक अक्रॉस बैंड कंपनी प्रेजेंट है। मार्केट कैप 1600 करोड़ रुपए का है। FY15 में इस कंपनी की बिक्री 6200 करोड़ रुपए की थी। उन्हीं लेवल्स के आसपास पिछले 4-5 साल से कंपनी बिक्री को मेंटेन कर रही है। एक प्रॉफिटेबल इंफ्रा कंपनी है। 56 करोड़ रुपए का आसपास का मुनाफा बीते फाइनेंशियल ईयर में हुआ था। हालांकि एक समय था 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा क्लॉक करती थी ये कंपनी, वहां से तो जरूर दबाव देखने को मिला है। लेकिन इस कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि जिस तरह से सरकार प्रोजेक्ट्स को पुश दे रही है, डिसीजन मेकिंग ईज ऑफ हो रही है, उससे प्रोजेक्ट्स का तो फायदा मिलेगा ही मिलेगा, ऑर्डर्स को फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे वर्किंग कैपिटल साइकिल इंप्रूव होगी। 200 दिनों पर है इस समय, जो रिड्यूस होकर कहा जा रहा है 120 दिनों पर आएगी। और ये नैरो पेमेंट साइकिल से ही इस कंपनी के FY17 बिक्री में कम से कम 20% के आसपास का आप उछाल देखेंगे। यानी कि पिछले 5 सालों में सबसे बेहतर ग्रोथ FY12 के बाद FY17 में 20% से ज्यादा की ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक करेगी। इस कंपनी का काफी बकाया है। मैनेजमेंट मानता है कि इस साल 500 करोड़ रुपए की रिकवरी होगी, अगले साल 700 करोड़ रुपए के आसपास की रिकवरी होगी। कुल मिलाकर 3200 करोड़ रुपए के आसपास के रिसीवेबल्स हैं और ज्यादातर ये जो रिकवरी होनी है पावर कंपनी से होनी है। बैलेंस शीट पे स्ट्रेस के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आया। हालांकि मैं लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी देख रहा था, बेहद कंफर्टेबल 0.3, 0.4 टाइम्स के आसपास है। जो दिक्कत है वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म जो डेट इस कंपनी ने उठाई है। बीते फाइनेंशियल ईयर में करीब 390 करोड़ रुपए के आसपास ब्याज पर खर्च करा था। जैसे जैसे वर्किंग कैपिटल सुधरेगा, जैसे जैसे ये रिकवरी इंप्रूव होती हुई नजर आएगी, ये स्ट्रेस आपको कम होता हुआ नजर आएगा, उससे प्रॉफिटेबिलिटी में फायदा होगा। इनफैक्ट कुछ प्रोजेक्ट्स को बेचने की बात है। ओडिशा में जो टोल रोड प्रोजेक्ट है 2 साल होने हैं, कंप्लीशन होने वाला है, उसमें 33% स्टेक बेचना है। टोल प्रोजेक्ट के लिए सरकार से ऑर्डर मिल चुका है बढ़ाने के लिए। ये सब इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एड करेंगे। ऑर्डर बुक
इस कंपनी की जो लास्ट ऑर्डर बुक रिपोर्टेड है 14,890 करोड़ रुपए की है, जिसमें मैं L1 ऑर्डर्स को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। उनकी 3,433 करोड़ रुपए के L1 ऑर्डर्स हैं, तो बेहद स्ट्रांग विजिबिलिटी है। बीते क्वार्टर में 1,200 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनटेक था। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है अगले साल 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स आएंगे। इनफैक्ट रोड, रेलवेज, अर्बन इंफ्रा में पिकअप का भरपूर फायदा मिलना है। रेलवेज और उसमें भी खासतौर पे हाई स्पीड ट्रेन से मैनेजमेंट मानता है 1,000 से 1,200 करोड़ रुपए के आसपास पर ईयर इस कंपनी को वहां से ऑर्डर्स मिलने हैं। साल के हाई से ये कंपनी का स्टॉक 35-40% कूल ऑफ हुआ है। 500 के ऊपर स्टॉक कामकाज करता था। प्रमोटर्स का 56% स्टेक है। इस कंपनी में इंस्टीट्यूशंस 30% ओन करते हैं। एफआईज का 6% है और डीआईआईज का 24% है। इनफैक्ट डीआईआईज लगातार इस कंपनी में बेट कर रहे हैं। बीते एक साल में 5.5% स्टेक डीआईआईज ने अपना बढ़ा दिया है। रिलायंस म्यूचुअल फंड का 9%, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का ऑलमोस्ट 9% के आसपास का स्टेक है। फाइनली वैल्यूएशंस इस कंपनी के, इसके इमीडिएट पीयर्स से मैंने कंपेयर करा है आपकी स्क्रीन पर। सद्भाव, पीएनसी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन या एनसीसी और फाइनली सिंप्लेक्स इंफ्रा आपकी स्क्रीन पर आएगा। वैल्यूएशन वाइज अपने पीयर्स से काफी अट्रैक्टिव FY17 के ईपीएस में बात कर रहा हूं, तो तमाम पैरामीटर्स मैंने हाईलाइट करें। स्ट्रांग नजर आती है कंपनी, उन पैरामीटर्स पे रडार पे रखें। चलिए, तो सिंप्लेक्स इंफ्रा ये है आज का जैकपॉट स्टॉक और आप देखिए प्री ओपनिंग में ही करीब 9% मजबूती के साथ खुलने के संकेत यहां से देखने को मिल रहे हैं। राकेश से पूछते हैं उनको चार्ट्स कैसे लगते हैं। राकेश, चार्ट्स में भी आपको क्या इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हालांकि देखिए आशीष का कहना तो साफ है लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, लेकिन हम देखते हैं जनरली ट्रेडर्स भी काफी एक्टिव हो जाते हैं इस स्टॉक में और जैकपॉट में खास तौर पर। क्या आपको लगता है कि ये स्टॉक अच्छी तेजी शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है? बिल्कुल हेमंत जी, अगर मैं कहना चाहूंगा सिंप्लेक्स इंफ्रा को देखें तो मेरे रडार पर ऑलरेडी ये शेयर है और जिस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न है, साल 1.5 साल में अगर लंबी अवधि की बात करते हैं तो 480 के लेवल्स आराम से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। एक री रेटिंग कैंडिडेट है। शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो नीचे में 305, 307 एक अच्छा सपोर्ट है और ऊपर में 355 के अराउंड एक रेजिस्टेंस आता है। क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है। जैसे आशीष ने मेंशन करा, लंबी अवधि के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि वो स्टॉक खरीदेगा तो एक अच्छी री रेटिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो ये राय है इस वक्त सिंप्लेक्स इंफ्रा पर। लेकिन हमने कहा था ना आपको कि 9 बजे बाद हम आपके लिए पिक्स लेकर आएंगे, बेहतरीन जो ट्रेडिंग की है। 2 पिक्स तो हम राकेश से ले चुके हैं, लेकिन अब वक्त है आदित्य से पिक्स लेने का। आदित्य ने भी कुछ बेहतरीन पिक्स दिए। बताइए आदित्य, आज वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए कहां है ट्रेडिंग के मौके, कौन से शेयर चुने हैं आपने? एसकेएस माइक्रो फाइनेंस में देखें तो काफी एक अच्छी हमने एक पुल बैक देखा है। स्टॉक ने कल के सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और 480 के आसपास का ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर ही क्लोज दिया है। हमको लगता है कि यहाँ से एक अच्छा पुल बैक इसमें वापस ये जो चल रहा है इसमें कंटिन्यू रहेगा और ऊपर में स्टॉक 510 तक के लेवल दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे या फिर आज को डिक्लाइन आता है तो स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 465। दूसरा बाय पिक रहेगा कैस्ट्रॉल में। कैस्ट्रॉल में देखें तो नीचे में 410, 415 के रेंज में काफी क्रूशियल सपोर्ट था, वहां से हमने एक शॉर्ट कविंग आते हुए देखी। कल के सेशन में वापस हमने देखा था कि स्टॉक में करीब 5 to 6% से ओपन इंटरेस्ट कम हुआ था, इसमें हमने शॉर्ट कविंग देखी थी। इसमें हमको लगता है कि एक अच्छा मूव अभी जारी रह सकता है। ऊपर में 455 तक के लेवल्स कैस्ट्रॉल में देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर 427 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। साथ ही साथ मैं एक शॉर्ट कॉल देना चाहूंगा एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक में देखें तो कंटिन्यूसली हम एक सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं स्टॉक में। कल के सेशन में भी देखा था कि स्टॉक में एक शॉर्ट पोजीशन ऐड हुई है। सो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर अभी भी वीक है, तो इसके अंदर हमको लगता है कि बिकवाली करके चल सकते हैं 410 के टारगेट से। इसके अंदर 410 से 415 के हम इसमें टारगेट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसमें 450 के स्टॉप लॉस से एक शॉर्ट किया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपको आज बेहतरीन ट्रेडिंग के मौके मिल सकते हैं। लेकिन आप देखिए सोमानी सिरेमिक्स, ये एक ऐसा स्टॉक है जो दबाव में खुलने के संकेत दे रहा है। 7% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में। ये शेयर 357 का फ्लोर प्राइस रखा है। 150 करोड़ रुपए का QIP कर रही है ये कंपनी और फ्लोर प्राइस क्योंकि कल के भाव से नीचे का था। आप देखिए इस स्टॉक में दबाव के साथ खुलने के आज संकेत मिल रहे हैं। सोमानी सिरेमिक्स की हम बात कर रहे हैं, उसका एक बार चार्ट हाजिर करेंगे और देखेंगे किस तरह का ट्रेडिंग इस समय प्री ओपनिंग सेशन में देखने को मिल रहा है। चलिए स्टॉक पर नजर रखिएगा। सुनील हाईटेक एक और ऐसी कंपनी है जो थोड़ा दबाव के साथ खुलने के संकेत दे रही है। तो कुछ छोटी मझोली कंपनियों में आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अनिल आप देखिए काफी सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे। सोना कोयो जैसे शेयर, सुब्रोस जैसे शेयर, यहाँ पर थोड़ी मजबूती के साथ खुलने के संकेत हैं। मारुति का प्लांट जिस तरह से गुजरात में नया लगेगा उसके चलते शायद यहाँ पर कुछ ट्रैक्शन देखने को मिले आज।
बिल्कुल, तो ये सारे स्टॉक्स एक्शन में, और प्री ओपनिंग सेशन में आप देखिए एक्शन जो है वो बेहद मामूली सी कमजोरी का है। कहीं वही हम बात कर रहे थे सुबह से, पैनिक नहीं है, घबराइए मत कि अमेरिका में 200-250 पॉइंट की कमजोरी होगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कोई खास नुकसान वाला मामला है नहीं, और पूरी तरह से बाजार बेहद कम कमजोर खुलते हुए। इनफैक्ट मैं तो उम्मीद कर रहा था कि ज्यादा नीचे खुलता तो शायद एक अच्छा मौका तुरंत ही खरीदारी का हो जाता है। मौका दे नहीं रहा है आजकल बाजार, देखिए। तो एक्चुअली 7,820 पहला सपोर्ट लेवल है, वहां खुल रहे हैं। अब इसके नीचे के सपोर्ट लेवल जो बनते हैं वो 7,780, 7,750 के बनते हैं। तो देखना यह कि 7,820 पर खुलने के बाद एक्चुअली 7,829 है, तो वहां पर भी नहीं खुल रहा था। मतलब बहुत ही बेहतरीन ओपनिंग अगर ये होती तो मानी जानी चाहिए। चलिए, तो ये राय है इस वक्त। लेकिन जो स्टॉक्स बड़े एक्शन में दिख रहे हैं इस वक्त प्री ओपनिंग सेशन में, एक क्विक चेक ले लिया जाए। यूपीएल 4% नीचे है प्री ओपनिंग सेशन में। वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या ट्रेड होगा अगर इतना नीचे खुले, तो आदित्य बताएं। वेल अनिल जी, ओवरऑल यूपीएल में देखें तो अभी भी स्टॉक एक रेंज में है, ऊपर में 430 to 435 का एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये स्टॉक उसको ब्रेक नहीं करता, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी अवॉइड करिए। अगर स्टॉक 435 को ब्रेक करता है तो उस केस में इसमें हम एक शॉर्ट कवरिंग देखेंगे जो इसकी स्टॉक को 460 तक लेके जा सकता है। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि स्टॉक अगर 4% नीचे खुल रहा है तो ये करीब अगर 410 या 405 के आसपास आता है तो वहां पर मुझे लगता है कि इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। वहां पर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 390, ऊपर में वापस 425-430 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये रहा है इस वक्त इन सारे शेयरों पर। चलिए, बाजारों के खुलने की तैयारी आखिरी मिनट, और उससे पहले बता दूं आपको कि एसजीएक्स निफ्टी कमजोरी के संकेत जरूर दे रहा है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन हमारा ज्यादा बेहतर है। महज 15 अंकों का नुकसान। सेंसेक्स खुल सकता है 40 अंक नीचे, मिड कैप इंडेक्स खुलेगा एकदम फ्लैट। ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार हमारी तरफ से। रुपए ने भी एकदम शांत शुरुआत दी है, तो 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मामला है। दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी के संकेत हैं, लेकिन कोई खास बड़ी तेज गिरावट वाले संकेत नहीं है। और कल के सेशन में आपने देखा एफआईज ने कैश मार्केट में लंबे समय बाद 600 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी का आंकड़ा दिखाया, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। कल सेकंड हाफ में जो बेहतरीन तेजी बनी, और ये देखिए हमारे डायरेक्टर साहब ने खुलने के पहले ही हरे निशान वाली सारी प्लेयर्स लाना आपके लिए शुरू कर दिया है। निक्के देखिए मजबूत हो चुका है, हांगकांग हरे निशान में आ चुका है, तो फिर अब तो ये भी देखना इंटरेस्टिंग है क्या 7,800 के भी हम तोड़ेंगे क्या। तो काफी बेहतरीन रिकवरी आती हुई दिख रही है। एशियाई बाजारों में फायदा उठाने की कोशिश हम भी करेंगे, और आपके लिए पहली टिक हमारी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। सेंसेक्स और निफ्टी पर देख लेते हैं कैसी होती है भारतीय बाजारों की शुरुआत। 30 अंक नीचे खुलता हुआ सेंसेक्स, 50 अंकों का नुकसान। निफ्टी 25 अंक नीचे खुलता हुआ दिख रहा था, 1/4% के आसपास का नुकसान इस वक्त सेंसेक्स और निफ्टी में। 65 अंक नीचे फिसलता हुआ सेंसेक्स, निफ्टी पर 30 अंकों की कमजोरी, थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिखी है, 85 अंकों का नुकसान है इस वक्त। तो ये है शुरुआती कारोबार, 7,800 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी। इस बीच अब देखिए जो स्टॉक्स कमजोर है, वेदांता 2% का नुकसान, बजाज ऑटो में 2% का नुकसान, वहां की कारोबार को लेकर जो कि अर्जेंटीना में है, और भेल कमजोर खुलता हुआ 2% नीचे। इन्फोसिस और बाकी आईटी शेयरों में एक्सचेंज के नतीजे और यूएस में जो आज वोटिंग होने वाली है वीजा बिल पर, इन्फोसिस नीचे है, टीसीएस नीचे है, विप्रो नीचे है। तो 3 बड़े आईटी दिग्गज बाजार पर दबाव बना रहे हैं, और ऑटो शेयरों में बजाज ऑटो दबाव बना रहा है। मजबूत क्या है वो भी देख लें। निफ्टी में कोई खास नहीं, आइडिया सेलुलर डाटा चार्जेस बढ़ाएगा, इस खबर के बाद 4% ऊपर खुला हुआ। वायदा कारोबार की तरफ ले चलूं आपको, भारतीय इंफ्राटेल 1.5% मजबूत है इस वक्त, लेकिन जो सबसे ज्यादा मजबूत स्टॉक वही है। आइडिया थोड़ा सा मजबूत, तो मजबूत शेयरों की लिस्ट बड़ी नहीं है, दमदार नहीं है। यूपीएल 3% ही नीचे खुला है, कोई खास पैनिक वाली बात है नहीं। और आज का स्टार परफॉर्मर फिर से जैकपॉट शेयर सिंपेक्स इंफ्रा 9% ऊपर है। बिल्कुल बेहतरीन तेजी ये स्टॉक आज फिर से दिखा रहा है। आप देखिए, इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, यहां पर मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। भारतीय इंफ्राटेल इस समय एफएनओ का सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर है। कॉफी डे जरूर लाल निशान में खुला है उस ब्रोकरेज के अपग्रेड के बाद, लेकिन आप देखिए कल एक अच्छी रैली इसमें देखी जा चुकी थी। क्यूआईपी का जो फ्लोर प्राइस है वो नीचे तय किया गया है, इसीलिए हमने देखा सोमानी के स्टॉक में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। आलोक इंडस्ट्रीज जिसने अभी अभी सुबह सुबह अपने नतीजे पेश किए, हालांकि कुछ खास एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, लेकिन देखिए घाटा आया 3 डिजिट में। इस स्टॉक में भी आलोक इंडस्ट्रीज में भी दबाव के साथ ही कारोबार कर रहा है। 6% की गिरावट यहां पर आज के सत्र में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स बाजीराव मस्तानी, दिलवाले ये रिलीज हो रही है, और आप देखिए आज फिर से काफी सारे मल्टीप्लेक्स शेयर्स हैं जहां पर तेजी आज देखने को मिल रहा है। इरॉस पर नजर रखिए,
रखिए। ये शेयर करीब करीब 3% मजबूती के साथ आज खुला है। कल हमने देखा था पीवीआर, आइनॉक्स, ये तमाम काउंटर्स हैं जहां पर तेजी है। मुक्ता आर्ट्स, इसका भी एक मल्टीप्लेक्सेस हैं, ये भी उसी कामकाज में है। इस स्टॉक में भी थोड़ी मजबूती के साथ आज ट्रेड होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखिए बीएफ यूटिलिटीज कल की बढ़त के बाद आज फिर से यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। 2.5% मजबूत है। 2:30 बजे का समय इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, अगर इसको आज जब मंजूरी मिलती है 2000 एकड़ लैंड बैंक को डेवलप करने की, तो यहां पर अच्छी बात होगी। और बीएफ इन्वेस्टमेंट हम आपसे कह रहे थे, स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी खबर के चलते बाबा कल्याणी ग्रुप की ये दोनों ही कंपनियां मजबूती के साथ आज खुलती हुई नजर आई हैं। देखते हैं सेंचुरी टेक्सटाइल ने किस तरह से ओपनिंग करी है, इसकी बात भी हम कर रहे थे बाजार खुलने से पहले। ये भी आप देखिए 3-4 दिनों की रैली होने के बावजूद कमजोर बाजार में अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा ना, 0.5% ऊपर। तो इसमें कोई डाउट नहीं, बेहतरीन तेजी के साथ शुरुआत की है। और खासतौर से बीएफ यूटिलिटीज 2.5% मजबूत खुला है, इसने ज्यादा बेहतर शुरुआत की, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सिंप्लेक्स इंफ्रा बार बार नजर वहीं जा रही है। ये स्टॉक काफी बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। आज का हमारा फ्री हिट शेयर, इस बीच आलोक, माफ कीजिएगा, जैकपॉट शेयर फ्री हिट क्या था बाय द वे हेमंत आज आपका? फ्री हिट था आज हमारा मुक्ता आर्ट्स। हाँ, मुक्ता आर्ट्स देखिए वो भी मजबूती के साथ खुला है। दरअसल इनके पास भी काफी कम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस के चेन्स हैं। ज्यादातर लोग इनको मूवी बनाने के लिए सुभाष घई को जाने जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्सेस के चेन्स भी हैं। आप देखिए यहाँ पर ऐसी बड़ी ब्लॉकबस्टर रिलीज का फायदा इस तरह के मल्टीप्लेक्स। जैसे पूछे कि वो कौन सी मूवी जाने के आज विचार में मयूरेश, चलिए आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए बाजीराव या दिलवाले? सर मेरा चॉइस नहीं है, बीवी को दोनों पिक्चर देखनी है तो दोनों पिक्चर देखेंगे। मयूरेश एकदम सेफ खेलना चाहते हैं। चलिए इस वक्त 65 अंकों के नुकसान के साथ सेंसेक्स कारोबार करता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 22 अंक नीचे है। पूछ लेते हैं यहाँ पर आदित्य से, निफ्टी में खरीदारी करनी है क्या आदित्य, और यदि हाँ तो क्या अभी खरीदे या थोड़ा इंतजार करना है? मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा सा वेट करिए और निफ्टी में 20 पॉइंट का करेक्शन आता है। अगर निफ्टी फ्यूचर 78-10, 78-15 के आसपास आता है तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवर में आता है। बट ओवरऑल हमारा व्यू तेजी का ही है। निफ्टी में हमको लगता है 7900, 7940 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, तो कोई 10-15 पॉइंट का वेट करके वहां पे बाय करके चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी पे क्या राय होगी फिर? बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा सबड्यूड है कंपेरेटिवली। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अभी भी सबड्यूट लग रहा है। बैंक निफ्टी में हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। जब तक बैंक निफ्टी 16,850 का लेवल ऊपरी स्तर पे ब्रेक नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में थोड़ा सा लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करना चाहिए। अभी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में देखें तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों बैंक्स बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। एसबीआई में भी हम कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं। तो ये 3-4 लार्ज कैप बैंक्स हैं जब इसमें हम काफी एक ऊपरी लेवल पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो हमको लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से अंडर परफॉर्म करेगा। निफ्टी को एक 16,850 के ऊपर निकलता है तो उस केस में जरूर हम एक शॉर्ट कविंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को 17,400 तक लेके जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी थोड़ा अवॉइड रहेगा। ओके। और इस बीच टेक सोल्यूशन एक और कंपनी है चेन्नई बेस्ड, जहां पर जो बाढ़ हुई थी चेन्नई में और तमिलनाडु में, कंपनी ने कहा है कि उनके नतीजों पर इसका असर जरूर दिखेगा। जाहिर सी बात है कि जो आईटी कंपनियां जो चेन्नई से कामकाज कर रही हैं उनके लिए एक के बाद एक कंपनियों की तरफ से एक तरह से प्रॉफिट वार्निंग समझ लें, जो भी समझ लें, चेतावनी एक तरह से कि भाई कामकाज पर असर पड़ा है। तो टेक सोल्यूशन आज वैसे भी आईटी कंपनियां देखिए कमजोरी चल रही है, बल्कि 2 दिन से देखिए खराब है। और आज जिस तरह से वोटिंग होने वाली है $400 मिलियन के उस वीजा बिल के ऊपर, और जो माना जा रहा है कि हो ही जाएगा, आप देखिए सारी आईटी कंपनियां डेज लो के आसपास इस समय ट्रेड कर रही हैं। हालांकि खुले हुए कुछ ही मिनट हुए हैं, लेकिन इन शेयरों में कोई भी रिकवरी नहीं है। रुपया भी कमजोर है, सब कुछ इनके फेवर में है। लेकिन अमेरिका की जब तक एक अनिश्चितता खत्म नहीं होती इलेक्शंस तक, ऐसा ही माहौल रहेगा, ऐसे ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब मानने लगे हैं। आप देखिए यूपीएल दबाव में, इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स में आज प्रेशर देखने को मिला है। जीएमआर इंफ्रा में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। ये वो और ऐसे स्टॉक्स हैं हाई बीटा स्पेस के। यूनिटेक देखिए आज कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है, कल इसमें जरूर उछाल देखने को मिला था। लेकिन एनसीसी ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफी अच्छा प्रदर्शन आज फिर से दिखा रहा है, 1.5% की मजबूती। और आइडिया काफी दिन से प्रेशर में था और अब चर्चा ये हो रही है कि शायद अगले हफ्ते डेटा के दाम बढ़े। ये बताइए राकेश, चार्ट्स पर आइडिया कैसा लगता है? क्या करेक्शन ओवर हो गया है? आपको इस तरह के संकेत मिल रहे हैं? देखिए एज ऑफ नाउ तो ये कहना बड़ा मुश्किल है हेमंत जी की करेक्शन ओवर हो गया है, बट निचले स्तरों पर स्टॉक ने फॉर द टाइम बीइंग एक सपोर्ट लिया है 130 के अराउंड।
और जो पुल बैक रैली है ये इसको 143, 144 तक ले जा सकती है ऊपर में। तो पुल बैक रैली में थोड़ा और भागने की संभावना आइडिया सेल्यूलर में है। मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ा था, ग्लेनमार्क फार्मा का भी काफी कारोबार अर्जेंटीना में 5 से 6% का रेवेन्यू ग्लेनमार्क फार्मा का वहां से आता है अर्जेंटीना का। क्या ये स्टॉक दबाव दिखा सकता है? क्या कहेंगे आप मयूरेश? फंडामेंटल राय 6% समझा जा रहा है कि शायद कारोबार अर्जेंटीना में आता है और जिस तरह से वहां पर 29% एक ही दिन में ये आपके करेंसी कमजोर पेसो जो वहां की करेंसी कमजोर हुई, क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर? क्या हो सकता है सर ग्लेनमार्क पर? नहीं, क्लियरली मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज पता नहीं है अनिल जी, बट क्लियरली अगर 6% आप बोल रहे हैं तो डेफिनेट एक इम्पैक्ट आ सकता है। डेफिनेटली आई थिंक जैसे इनकी कारोबार चल रही है, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एबिटा मार्जिन्स पे प्रेशर आ रहा है और नए लॉन्चेस और नए प्रोडक्ट अप्रूवल्स इज समथिंग दैट द कंपनी हैज टू गो थ्रू ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक फार्मा स्पेस में अगर कोई चॉइस या विकल्प करना ही है तो इप्का लैब्स एक कॉन्ट्रेरियन बेट है हमारी। हमें लगता है जो एफडीए कंसर्न्स उनके तीनों प्लांट्स पे लगे हुए हैं, उसके वजह से जो सेल्स पे दबाव आता है स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स में, वो काफी हद तक फैक्टर और डिस्काउंट हो गया है। तो जैसे खराब नंबरों की हम उम्मीद रखते हैं, द कंपनी इज प्रोबेबली हैविंग बैड सेट ऑफ नंबर, और वो शायद कंटिन्यू होगा। बट FY17 में जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर बुक इनकी बढ़ेगी, जैसे HCQ सप्लाईज बढ़ेंगे, मुझे लगता है आई थिंक एबिटा मार्जिन जैसे मैनेजमेंट गाइड भी कर रही है और कमिंग बैक टू दैट 16-18% के रेंज में अगले 1 से 1.5 साल में, ये काफी मुमकिन है। अगर ये होता है तो आई थिंक ये टॉप लाइन ग्रोथ हम देखते हैं, दैट कैन ऑल्सो इंप्रूव बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डोमेस्टिक मार्केट शेयर। तो मुझे लगता है आई थिंक ग्लेनमार्क का शेयर थोड़ा दबाव में रह सकता है, बट एज अ कॉन्ट्रेरियन बेट मुझे लगता है इप्का लैब्स अगर डिक्लाइंस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स देखते हैं तो आई थिंक यू कैन मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ऑलराइट, चलिए तो इप्का लैब्स के ऊपर नजर रखिए। वैसे भी छोटे मझौली कंपनी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। और देखिए आप, मिड कैप इंडेक्स अब लाल निशान से हरे निशान में आ गई है। निफ्टी किसी भी वक्त लाल निशान से हरे निशान में आने का इंतजार कर रहा है और वो भी जल्द होता हुआ दिखेगा। छोटे मझौले शेयरों में बेहतरीन एक्शन है, जैसा कि हम आपसे कह भी रहे थे, इस पॉकेट पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज देखिए कुछ और स्टॉक्स का नाम लेता हूं। एनसीसी के अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन एक और ऐसा पैक है, स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आइडिया में तो तेजी है ही। देखिए दूसरी टेलीकॉम कंपनी जहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली थी। अब आप देखिए इस हफ्ते में करीब 19% की दौड़ लगा चुका है ये स्टॉक का। बेहतरीन रनवे रैली यहां पर देखने को मिल रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट आज करीब 6-7% मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। डीएलएफ एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर मजबूती देखने को मिल रही है। तो छोटे मझौले शेयरों में जबरदस्त एक्शन आज फिर से। बिल्कुल, और मार्केट ने रिकवरी के सारे संकेत तुरंत दे दिए हैं शुरुआत करते ही। तो देखते हैं अगर पहला घंटा बाजार अच्छी रिकवरी को मजबूत कर पाता है तो फिर ये पूरी संभावना बनेगी कि आज लगातार 5वां दिन आप अच्छी तेजी के साथ बाजार को बंद होते देखें। तो मैं 2 लेवल्स पर हेमंत नजर बना के बैठा हूं। या तो ये अब आज 7,800 तोड़कर नीचे 50 पॉइंट और जाए, या फिर 7,850 के ऊपर निकले तो 7,900 आज ही आ जाए। तो मुझे लग रहा है कि इस रेंज के बाहर जिधर भी निकलेगा आज 50 पॉइंट की तेजी या मंदी वहां से होना तय है। इस वक्त स्क्रीन शायद बता रही कि हो सकता है ऊपर के चांसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं। हमने तो 2020 में 10 के 10 बल्लेबाज उतारे थे। हम तो सुबह से ही बुलिश है। ऐसे कमजोर बाजार में जब सुबह 60 पॉइंट नीचे था, बड़ी हिम्मत की बात नीचे था उस समय एसजीएस निफ्टी, तो हम तो कह रहे थे कि तेजी ही करनी चाहिए। तो मूड तो तेजी का ही रखना चाहिए। ऐसे तेजी वाले बाजार में राकेश से पूछ लेते हैं इस समय उनको चार्ट पर कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है जहां पर वो मोमेंटम खेलना चाहेंगे, और प्राइस के ऊपर भी राय ले लेते हैं क्योंकि ये वो ऐसा स्टॉक है जो पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। जिस तरह से सरकार का फोकस अब वापस से ग्रीन फ्यूल के ऊपर बना है। प्राइस पर राय दें और बताइए इस समय राकेश, अगर एक स्टॉक आपको मिड कैप में खेलना हो लॉन्ग साइड पर तो कौन सा लेंगे वहां पर ट्रेड? देखिए हेमंत जी, अगर आप प्राज की बात करते हैं तो नीचे से एक अच्छी एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकला है। 85 रुपीज पे स्टॉक ने अच्छा सपोर्ट लिया और एक बार ये स्टॉक ऊपर में कन्विंसिंगली 95 के लेवल तोड़ता है जिसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो एक अच्छी तेजी टूवर्ड्स 109, 110 की देखने को मिल सकती है। अब मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो 2 मिड कैप स्टॉक्स काफी अच्छे लगते हैं। एक अजमेरा रियलिटी, काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न है। 154 के स्टॉप लॉस के साथ अजमेरा रियलिटी को खरीदना चाहिए 176 के टारगेट के लिए। और दूसरा एक मिड कैप काउंटर अशोका बिल्डकॉन, काफी बेहतरीन चार्ट स्ट्रक्चर है। 187 के स्टॉप लॉस के साथ अशोका बिल्डकॉन को खरीदना चाहिए 212 के लक्ष्य के लिए। एंड हेमंत जी, वन मोर थिंग, अगर किसी को वायदा बाजार में कोई पोजीशन लेनी है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से अच्छा चार्ट पैटर्न किसी का नहीं है। जिस तरीके से आप शो की शुरुआत में निफ्टी में 8,000 का रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, अगर आप निफ्टी और रिलायंस इंडस्ट्रीज को सेम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो आप पाएंगे कि 8300 का जो लेवल था जिस समय निफ्टी का, उस इंटेंसिटी के रेजिस्टेंस को रिलायंस तोड़ के निकला है। और कोई बड़ी बात नहीं है, 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज एक बड़ा आउट परफॉर्मर निकले।
एज अ डिस्क्लोजर हमने रिलायंस को अपने क्लाइंट्स को खरीदने की राय दी है और मुझे लगता है अगर वायदा बाजार में कहीं कंफर्टेबली ट्रेड बनता है तो वो एक रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इस हफ्ते अनिल 5.5% की रैली दिखाई है, 1000 रुपए के ऊपर निकला है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। एक यहाँ पर स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी देना चाहेंगे, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। जब आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का भाव दिखाई रहे हैं, डिस्क्लोजर दे रहे हैं, तो मैं एक और स्टॉक दिखाना चाहता हूँ, TV18 का दिखाना चाहते होंगे। TV18 का स्टॉक भी, एक हफ्ते का चार्ट इसका भी देखा जाए या एक या 2 हफ्ते का, बहुत जबरदस्त तेजी TV18 के स्टॉक में भी होती हुई दिखी है। एडीएजी स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल रही है पिछले 1-1.5 हफ्ते से। तो ये पूरा का पूरा पैक रिलायंस का एडीएजी हो या फिर धीरू भाई अनिल मुकेश अंबानी ग्रुप हो, देखिए दोनों ही काफी अच्छा प्रदर्शन, शानदार तेजी होती दिख रही। चलिए अब हम आपको एक स्टॉक बताते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज, जहां पर वॉल्यूम वाला बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। 2 बड़े सौदे में देख रहा हूं गोदरेज प्रॉपर्टीज में हुए आज सुबह। पहला तो हुआ है 2 लाख शेयरों का कारोबार और ये हुआ है 330 रुपए में। उसके कुछ मिनटों बाद दूसरा कारोबार हुआ है 1,75,000 शेयरों का और ये हुआ 335 रुपए 10 पैसे पर। तो 2 बड़े सौदे ऊपर की प्राइस पर 5 रुपए यानी कि लगभग 1.5% ऊपर दूसरा सौदा हुआ है और लगभग आप समझ सकते हैं 1/4% के आसपास की हिस्सेदारी यहां पर बदलती हुई दिखी। तो वॉल्यूम के लिहाज से एक्शन होता हुआ दिखा है गोदरेज प्रॉपर्टीज में। अब देखते हैं कि प्राइस एक्शन भी फॉलो करता है, यानी 4.5 लाख शेयरों के आसपास का कारोबार बीएसई में हो चुका है 2 बड़े सौदे में। तो चार्ट पर एक क्विक चेक ले लिया जाए गोदरेज प्रॉपर्टी में। ये बताएं कि राकेश, मौका दिख रहा है आपको खरीदारी करने का? बिल्कुल अनिल जी, अच्छा चार्ट पैटर्न है। नीचे में 322 के अराउंड स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है और 335 के ऊपर एक नए ब्रेकआउट की तैयारी पे स्टॉक है। 335 के ऊपर डिसाइसिव भी निकलता है तो एक अच्छी तेजी टूवर्ड्स 358 360 तक की देखने को मिल सकती है। 335 के ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है, तो यहां पर तेजी की ट्रेड ले लें फिर अभी राकेश? बिल्कुल, एक बार तेजी का ट्रेड लेना चाहिए। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, एक अच्छी तेजी गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकती है। चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टी में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है और 335 के ऊपर निकला है और अब यहां पर आपके लिए मौका बन सकता है खरीदारी का। लेकिन एक बार फिर से बीएफ यूटिलिटीज पर राय ली जाए, 4% ऊपर है, 655 के आसपास का भाव, काफी जबरदस्त दौड़ लगाई है। क्या करना चाहिए इस शेयर में? अगर किसी ने, राकेश, आपकी राय पर खरीदारी की है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए उनका और क्या टारगेट रखेंगे अब आप? देखिए अनिल जी, स्टॉक में इतनी फास्ट जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है, स्टॉप लॉस को मूव नहीं किया जा सकता है। 650 एक ब्रेकआउट पॉइंट है, 650 के ऊपर स्टॉक निकला और मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। जिस तरीके से चार्ट पैटर्न है अनिल जी, चार्ट पैटर्न ये बताता है कि स्टॉक में पॉजिटिव न्यूज डेवलपमेंट ही होना चाहिए। 650 के ऊपर डेफिनेटली मुझे लगता है ये स्टॉक क्लोजिंग लेगा और अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो 800 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो 800 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बीएफ यूटिलिटीज में। यहाँ पर काफी बुलिश है हमारे एक्सपर्ट। बीएफ इन्वेस्टमेंट्स भी 6.5% की मजबूती के साथ आज के दिन टिका हुआ है, डटा हुआ है और मिड कैप इंडेक्स भी हरे निशान में कंफर्टेबली अब ट्रेड करता हुआ। वक्त है राकेश, मयूरेश, आदित्य, आप तीनों से विदा लेने का। शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हमारे साथ पंकज टिब्रेवाल जुड़ चुके हैं जो फंड मैनेजर इक्विटी के हैं कोटक म्यूचुअल फंड्स के। स्वागत है सर आपका सीएनबीसी आवाज पर। 4 दिनों से एक अच्छी रैली भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है और हम देख रहे हैं दरअसल जो बाजार को सपोर्ट करने का काम इस पूरे साल किया है वो आप जैसे फंड मैनेजर्स ने ही किया है भारतीय बाजारों में पैसा लगा लगा के। ये बताइए, इस गिरावट में भी आप खरीदारी के मौके ढूंढ रहे हैं क्या, और क्या वो मिड कैप्स में ज्यादा दिख रहे हैं आपको इस समय? सही बात बोला अनिल जी आपने कि इस हेमंत बोल रहा हूं सर, भारतीय निवेशकों ने अच्छा हेमंत जी, जिस तरह इस बार भारतीय निवेशकों ने कॉन्फिडेंस दिखाया है इक्विटी मार्केट्स में, हमें लगता है वो कंटिन्यू करेगा। जितने भी इन्वेस्टर एजुकेशन फोरम्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, इस गिरावट से ज्यादा लोगों को चिंता नहीं है क्योंकि इस बार इकोनॉमी के प्रति लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता जा रहा है और हर गिरावट में लोगों को ये लग रहा है कि किस समय खरीदने का मौका मिले। तो वो इनफ्लो हम अभी भी स्लो डाउन ज्यादा नहीं देख रहे हैं अपने फंड्स में और अक्रॉस इंडस्ट्रीज में, और हमें लगता है कि नेक्स्ट ईयर मार्केट्स के लिए काफी कंस्ट्रक्टिव रहेगा। 2016 में सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक लोअर एक्सपेक्टेशन पर नोट स्टार्ट कर रहे हैं। आज जहां भी जाइए
चाहे वो इन्वेस्टर्स के साथ हो या मीडिया के साथ हो या कंपनियों के साथ हो, सबके एक्सपेक्टेशन बहुत लोअर हो गया है। और अगर अपने आप को जनवरी 2015 में रिवाइंड करें तो लोग सब बुलिश बात कर रहे थे, तो एक वो बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग पॉइंट है। सेकेंड, हमें ये लग रहा है कि अक्रॉस द बोर्ड इम्प्रूवमेंट्स दिखने लगे हैं। जो हम 40-50 हाई फ्रीक्वेंसी डेटा ट्रैक करते हैं एवरी मंथ, उनमें मंथ ऑन मंथ इम्प्रूवमेंट हमें दिख रहा है। आपने अक्टूबर के आईआईपी आंकड़े देखे, 2 लोअर बेस था, थोड़ा बेस इफेक्ट था, लेकिन काफी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। कमर्शियल व्हीकल सेल्स की बात करें, ऑटो सेल्स की बात करें, पावर कंजम्पशन की बात करें, ब्यूटिमन सेल्स की बात करें और ऑयल डिमांड की बात करें, जो पेट्रोल डीजल, सब ये अर्ली इंडिकेटर हमें दिखा रही हैं कि इकोनॉमी में कहीं ना कहीं एक ट्रैक्शन आ रहा है। और थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो जो सबसे अच्छी बात है कि हर बार अक्टूबर नवंबर आते आते गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट नंबर्स 100% हिट हो जाती है। इस बार अगर अक्टूबर के आंकड़े देखें तो वो 74% एज पर बजट एस्टीमेट है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट नवंबर दिसंबर से चालू कर देती है, जिसके कारण इकोनॉमी में एक गिरावट और एक मतलब स्लो डाउन टाइप का फील होता है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में। हमें लगता है इस बार गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट नहीं होगी और ये स्लो डाउन इम्पैक्ट अपने को नेक्स्ट 3-4 महीने नहीं देखने मिलेगा। तो तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के जब नतीजे आपके जनवरी, फरवरी और अप्रैल मई में आएंगे तो हमें लगता है बहुत क्वार्टर्स के बाद, बहुत तिमाहियों के बाद आपको ग्रोथ अर्निंग्स में दिखना चालू होगा। और एक बार अर्निंग्स में ग्रोथ आने लगे तो मार्केट को एक डायरेक्शन, एक सपोर्ट और एक ऊपर की तरफ का पॉजिटिवनेस मिलेगा। तो हम काफी कंस्ट्रक्टिव हैं 2016 में जब एंटर कर रहे हैं। तो चलिए, वैसे भी 2015 में बहुत पैसा बना नहीं, लेकिन 2016 में जाने के लिए तैयार है पॉजिटिव बायस के साथ। लेकिन पंकज जी, हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं पिछले 2-3 सेशन से कि एक बार फेड की मीटिंग निकल गई और जीएसटी को लेकर अब तो क्लैरिटी हो गई कि इस सेशन में पास होने वाला नहीं। तो 2 बड़ी घटनाएं जो बाजार नजर में रखे हुए था वो तो हो गई खत्म। अब बचे हैं कुछ दिन, अब से लेकर दिसंबर के अंत तक। डोमेस्टिक फंड्स के पास तो दमदार पैसा है, जमकर पैसा आ रहा है, हर रोज एसआईपी में आ रहा है। भले ही एफआई थोड़े बहुत बेच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आपके पास तो पैसा। तो क्या ये समझना जो हमारा अंदाज है, मैं और हेमंत भी लगा रहे थे, हम कई सारे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि बड़ी दमदार खरीदारी आएगी बचे हुए कुछ दिनों में डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से, बड़ा पैसा वो बाजार में लगाएंगे। साल के अंत में एनएवी बढ़ानी होती है, वो भी एक फैक्टर होता है, अपने पसंदीदा शेयर खरीदे भी जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि दमदार फ्लोज रहेंगे अगले 8-10 ट्रेडिंग सेशन? फ्लोज कंटिन्यू, जैसे मैंने बोला, फ्लोज कंटिन्यू है। और अगर आप पूरे साल में देखें तो पहली क्वार्टर या पहली तिमाही अगर इस कैलेंडर ईयर को निकाल दें तो एफआईज कंटिन्यूअस सेलर रहे हैं लास्ट 3 तिमाही से। तो हमारा ये मानना है कि डोमेस्टिक्स ने इस मार्केट को काफी सपोर्ट दिया है और ये अगर फ्लो कंटिन्यू रहा तो मुझे ट्रेंड बड़ा चेंज होता हुआ नहीं लग रहा है। और जनवरी, फरवरी से जब न्यू एलोकेशंस एफआई के साथ स्टार्ट होंगे और फेड इवेंट अपने पीछे है, तो हमें लगता है कि एक पॉजिटिव मूड इमर्जिंग मार्केट की तरफ आना चाहिए। उसमें इंडिया विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, बिकॉज इंडिया की आज मैक्रो अगर पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में देखें तो सबसे अच्छी है। जब हम एफआई से बात करते हैं तो सबसे सराहनीय बात यह है कि पूरे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज में हमारा करेंसी वन ऑफ द बेस्ट है, जो इतने वॉलेटाइल नहीं बिहेव किया है। तो ये सब चीज अपने लिए एक काफी बड़ा सपोर्ट और फायदेमंद है। डोमेस्टिक फ्लोज हम रेगुलर देख रहे हैं, तो हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आज के दिन तो नहीं दिखाई दे रही है। ओके, चलिए, तो ये रहा है। लेकिन आप बाजार पर नजर रखिए अनिल, आप देखिए काफी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है आज के बाजार में। छोटे मझौले शेयरों की बात करें तो प्राज इंडस्ट्रीज, एनसीसी, डिश टीवी, फ्यूचर कंज्यूमर्स, ये एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले कई दिनों से काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। एडीएजी स्टॉक्स देखिए, आर कॉम, आर कैप, आर इंफ्रा, यहां पर भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले कुछ दिनों में एक सेक्टर जो काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं सर। पंकज, बताइए मेटल्स यहां पर क्यों तेजी हो रही है? क्या सरकार की तरफ से कुछ बड़ी रिलीफ आने की एक्सपेक्टेशंस में ये शेयर चल रहे हैं, या आपको लगता है काफी पिट चुके हैं और अब आप जैसे फंड मैनेजर्स यहां पर थोड़ी बहुत खरीदारी करने की सोच रहे हैं? ये जो सेक्टर है मेटल्स, ये लोकल न्यूज पर कम और ग्लोबल न्यूज पर ज्यादा चलती हैं। तो कहीं ना कहीं ग्लोबली एक विचारधारा बन रही है कि
इतने जोर से जो मेटल लास्ट 2-3 साल में गिरे हैं, इससे ज्यादा नीचे जा सकते हैं क्या? जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, एल्यूमिनियम और जिंक देखें तो लास्ट 6 महीने में वहां पर करीबन 25 से 30% के प्रोडक्शन कट्स हो गए हैं और लोगों का ये मानना है कि 50% एल्यूमिनियम कैपेसिटी आज के दिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के नीचे ऑपरेट कर रही है, इसका मतलब लॉस बना रही है। तो ये कितने दिन कंटिन्यू रहेगा ये आज बोलना मुश्किल है, बट कहीं ना कहीं एक विचारधारा आ रही है कि एक कॉन्ट्राबेट की तरह मेटल सेक्टर को देखा जाए। यहां से क्या एल्यूमिनियम 25% गिर सकता है, मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिख रहा है कि बेस्ड ऑन प्राइस टू बुक कि ये सब वैल्यूएशन पर सस्ते लग रहे हैं, 2 साल की बेट ले सकते हैं। वो एक ग्लोबल विचारधारा है जो अपने डोमेस्टिक मेटल स्टॉक्स में भी दिख रहा है। ओके, ये मेटल शेयरों पर आए, लेकिन एक स्टॉक जो आज सुबह से हम एक्शन में देख रहे हैं वो है बीएफ यूटिलिटीज। बड़ी तेजी बनती हुई दिखी थी स्टॉक में, लेकिन अब जो खबरें आ रही है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, और वो इसलिए आज से कि आज जो 2:30 बजे इनके केस की सुनवाई और फैसला आना था, उसका फिर से सुनवाई आगे टलती हुई दिख रही है। ये इस वक्त की खबर आती हुई दिख रही है। तो फिलहाल दूसरी बार सुनवाई टल गई है। पिछली बार भी, पिछले हफ्ते भी सुनवाई होनी थी लेकिन वो टल गई थी और इस बार फिर से सुनवाई टल गई है। बिल्कुल, तो लगातार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बीएफ यूटिलिटी के केस की सुनवाई अब ये 4 जनवरी को होगी। जी हाँ, कर्नाटक हाईकोर्ट में जो ये मामला चल रहा है इसकी अब सुनवाई 4 जनवरी को। तो आज जिन लोगों ने इस उम्मीद में खरीदारी की है कि आज ही फैसला आ सकता है, फैसला अगर पॉजिटिव, तो इसलिए हम सुबह से ये कह रहे हैं कि 2 बातों पर ध्यान रखिए। पहला तो ये कि आज फैसला आता है क्या, और अगर फैसला आता है तो पॉजिटिव, वो सेकेंडरी बात है। तो पहली बात तो ये कि आज फैसला ही नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट्स का स्टॉक में भी आप नजर रखिए, यहाँ पर भी अब ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। कुछ देर पहले 6-6.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा था, अब यहाँ पर डेज हाई से आप देखिए थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है, 5% की मजबूती लेकिन अभी भी बनी हुई है। तो ये 2 शेयर जो इस खबर के चलते आपके रडार पर थे, अब ये खबर आई है कि ये 4 जनवरी तक मामला टल गया है। लेकिन आप देखिए अनिल, सुब्रोस जैसे स्टॉक, सोना कोयो जैसे शेयरों में 4-4% तक की तेजी देखने को मिल रही है। जिस तरह से मारुति के प्लांट को शेयरधारकों ने मंजूरी दी है, उसके बाद अब आप देखिए कि ऑटो एंसिलरी कंपनियों के लिए भी लॉन्ग टर्म में ये अच्छी खबर है। आपसे राय लेना चाहता हूँ, ये बताइए सर, ऑटो स्टॉक्स, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स के लिए अब आपका क्या ध्यान बन रहा है? एक और अगर आप देखें तो दिल्ली में जो फैसला लिया है एनजीटी ने, उससे देखकर काफी घबराहट है, कंफ्यूजन बरकरार है। आप जैसे फंड मैनेजर्स किस तरह से इस समय इन शेयरों को अपने पास रख रहे हैं? क्योंकि काफी सारी कंपनियों के पास, काफी सारे म्यूचुअल फंड्स के पास M&M भी है, टाटा मोटर्स भी है, मारुति भी है। अनिल जी, हेमंत जी, एक आप लोग के साथ डेटा शेयर करना चाहूंगा। लास्ट अगर आप 12-15 महीने में देखें तो ये एक बहुत अजीब टाइप का मार्केट हो गया है कि वहां सेक्टोरल कॉल्स आप ले भी लें तो कोई जरूरी नहीं है आपका पैसा बने। एक ऑटो सेक्टर की अगर एग्जांपल लें तो इसमें 2 बड़े दिग्गज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट 2 बड़े दिग्गज हैं जो काफी बड़े मार्केट कैप से हैं, और इस ईयर उनके प्रदर्शन, स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस में करीबन 50 से 60% का डिफरेंस है। तो अगर आपने सेक्टर कॉल राइट लिया बट अगर स्टॉक कॉल रॉन्ग लिया तो हो सकता है कि आप गलत स्टॉक में हो और आपने 50 से 60% का वो डिफरेंस मिस किया है। तो हमारा ये मानना है कि ऑटो सेक्टर को या कोई भी सेक्टर को, चाहे बैंकिंग हो, ऑटो हो, कैपिटल गुड्स हो, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच करना होगा, या आईटी हो। और अगर अपने प्योर ऑटो सेक्टर की बात करें तो हमारा ध्यान काफी तेजी है। हमारा मानना है कि 2 बड़े चेंजेस आ रहे हैं जो ऑटो सेक्टर के लिए काफी अच्छा है। पहला अगर हम बात करें तो 7th पे कमीशन जो जून से इंप्लीमेंट होगा, हमारा मानना है ये एक बहुत बड़ा स्टिमुलस है जो कंजम्पशन के लिए जाएगा। और अगर हम टोटल अर्बन हाउसहोल्ड के कंजम्पशन पैटर्न की बात करते हैं तो उसमें कार एक बहुत महत्वपूर्ण इंप्रूवमेंट देता है। 2008-9 में जब 6th पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था तब हमने देखे थे कई ऑटोमोबाइल के जो वॉल्यूम ग्रोथ है करीबन 30-35% से बढ़े थे नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर। तो एक 7th पे कमीशन को बहुत ध्यान से रखा जाए जो नेक्स्ट ईयर इंप्लीमेंट होगा। सेकंड, हमारा ये मानना है कि अल्टीमेटली पेनिट्रेशन ऑफ कार सबसे लोएस्ट है। जैसे जैसे कंज्यूमर अपने आप को अपग्रेड करता है फ्रॉम 2 व्हीलर टू 4 व्हीलर, यहां पर काफी बड़ा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो एंक
जो कंसोलिडेशन हुआ है ऑटो एंक्स में, कई सारे कंपनियों ने अपने आप को एक फॉर्मिडेबल पोजीशन में बना लिया हो, कि बैटरी की कंपनी हो या टायर की कंपनी हो या वायरिंग हार्नेस की कंपनी हो। ये कंपनियों में मेरे हिसाब से जैसे जैसे ऑटोमोबाइल की सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कंपनी ऑटो एंक्स और भी अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल सेक्टर पर हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है नेक्स्ट 2-3 साल के लिए, बट स्टॉक स्पेसिफिक आपको बहुत अप्रोच करना होगा। परफेक्ट। पंकज जी, एक चीज जो इस वक्त दुनिया भर में बड़ी चिंता की बात है, क्रूड। अब क्रूड गिरता है तो मतलब फायदा होने के बजाय हमारे लिए भी नुकसान ही ज्यादा होता है, कि फायदा तो होगा $1-8 का, लेकिन जो सेंटिमेंट खराब होता है वो बड़ी दिक्कत की बात है। ये बताइए कि जिन लेवल्स पर क्रूड आ गया है, टिक गया है, अभी भी कोई संकेत अच्छे हैं नहीं, कुछ तो ऐसे सेक्टर्स होंगे जिन्हें फायदा होगा क्रूड के गिरे हुए दामों का। तो हम तो ये सोचे कि निवेश के मौके कहां बन सकते हैं क्रूड की गिरावट की वजह से। ऐसे कोई सेक्टर्स, कोई थीम्स आपके ध्यान में हो तो बताएं। काफी सारे सेक्टर्स हैं एक्चुअली, देखा जाए तो अपने क्रूड प्रोड्यूस बहुत कम करते हैं और अपने क्रूड का यूसेज सबसे ज्यादा अक्रॉस द इंडस्ट्रीज है। तो आप ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो हमने देखा कि लास्ट 18 महीने में किस तरह गवर्नमेंट ने डीरेगुलेशन करके इस सेक्टर को किस तरह वाइब्रेंट बना दिया है। और अब लास्ट 3 महीना पहले गिरावट हुई कि उछाल हुई, अपने को ये भी नहीं पता पेट्रोल डीजल में। तो ये सेक्टर में एक अच्छी रीरेटिंग हुई है लास्ट 12-15 महीने में। एयरलाइन सेक्टर जिनका कोर रॉ मटेरियल ही एटीएफ है या क्रूड लिंक्ड है, उनमें आप देख रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह इंप्रूवमेंट है। कई सारी केमिकल रिलेटेड कंपनियां जहां पर क्रूड इज द मेन रॉ मटेरियल, वहां पर आप मार्जिन्स देख रहे हैं। कई कंपनियों के मार्जिन आज तक के उनके लाइफ टाइम में सबसे हाई है जब उन्होंने दूसरी तिमाही के नतीजे दिए थे। बट एक जो नेगेटिव आ रहा है क्रूड के कारण कि टॉप लाइन ग्रोथ, बिकॉज आपकी रॉ मटेरियल इतनी गिर गई है तो आप एंड प्रोड्यूशन प्राइसेस को भी पास ऑन कर रहे हैं, वहां पर आपका स्टैग्नेंसी या डिक्लाइन कई कंपनियों में दिख रहा है। बट मार्जिन प्रोफाइल काफी कंपनियों जो क्रूड को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती हैं उसमें काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। तो हमें लग रहा है कि दूसरी तिमाही के बाद तीसरी तिमाही के नतीजों में कई जगह इन्वेंट्री लॉस हो सकता है, बिकॉज $47-48 का क्रूड था सितंबर में, आज अपने 40 के नीचे बैठे हैं। तो थोड़ा सा इन्वेंट्री लॉस का इम्पैक्ट आपके पीएनएल में आ सकता है। बट रॉ मटेरियल साइड में, मार्जिन साइड में आपको काफी बड़ी इंप्रूवमेंट कई सेक्टर्स में दिखेंगी, चाहे वो लुब्रिकेंट हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, एयरलाइंस हो या अदर केमिकल कंपनीज हो जहां क्रूड इज द मेन रॉ मटेरियल। बिल्कुल, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और दूसरी कंपनियों के लिए एयरलाइन कंपनियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन पंकज जी, ये बताइए आईटी कंपनियों को अब आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? हमने देखा चेन्नई में जो हादसा हुआ, अचानक से बाढ़ आई, उसके चलते कंपनियों ने कहा तीसरी तिमाही कमजोर रहेगी। वैसे ही तीसरी तिमाही कमजोर रहती है इन सारी कंपनियों की। वीजा के इश्यूज अब बन गए हैं, फिर से आज ही एक वोटिंग होने वाली है यूएस में। एसेंचर्स के नतीजे देखिए, वो कमजोर आए इस बार। तो हर रोज आप देखिए एक प्रॉब्लम बढ़ जाती है आईटी कंपनियों के साथ। जैसे ही आप उठते हैं सुबह, क्या करना चाहिए आईटी कंपनियों में? गिरावट में खरीदारी या थोड़ा अवॉइड करना चाहिए इस समय? अनिल जी, हेमंत जी, लास्ट टाइम भी अगर आपने जब मुझसे बात की थी तो हमारा यही व्यू है कि आईटी सेक्टर को आप पूरे एक सेक्टर की तरह मत अप्रोच करिए, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करना होगा। बिकॉज ये सेक्टर में जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत फास्ट चेंजेस हैं। जस्ट आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 10-15 साल पहले फैंड्स, फेसबुक, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल करके कोई एक वर्ड ही नहीं था। ये सब कंपनीज नॉन एग्जिस्टेंट थी। कौन एग्जिस्टेंट थे? IBM, HP, माइक्रोसॉफ्ट। आज ये कंपनियों के मार्केट कैप्स 1 ट्रिलियन से ऊपर है, एप्पल को भी साथ में इंक्लूड कर लेवे तो। और ये सब अपने 10 सालों में हुआ है। और ये जो चेंज है आईटी सेक्टर में बहुत फास्ट है। तो उन कंपनियों पर ध्यान रखना चाहिए जो नई कैपेबिलिटी, नई डिजिटल फोर्स में जा रही हैं। जो लेगेसी बिजनेस है विच इज एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, वहां हमें लगता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम धीरे धीरे कम होता रहेगा। आउटसोर्सिंग, बिकॉज ऑटोमेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ऑटोमेशन के कारण कई जो बीपीओज, आउटसोर्सिंग वाले काम हैं वो एक कमोडिटी बन के रह जाएंगे। तो इस सेक्टर को बहुत स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच करना होगा। और ये सेक्टर के इतनी बड़ी बेस हो गई है हर कंपनियों की, $4-5 बिलियन का रन रेट है हर क्वार्टर का, हर तिमाही का। उसके ऊपर 10-15% ग्रोथ दिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
तो हमारा इस सेक्टर में फोकस बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है। ओवरऑल हम देखें तो न्यूट्रल टू अंडरवेट है इस सेक्टर के ऊपर, और ओवरवेट जाने के लिए हम तीसरी तिमाही के रिजल्ट के वेट करेंगे और देखेंगे कि उन नतीजों में कुछ इम्प्रूवमेंट फोर्थ क्वार्टर की गाइडेंस में है कि नहीं, और फिर अपना व्यू फॉर्म करेंगे। बिल्कुल। लेकिन पंकज जी, आपसे विदा लेने का वक्त है, लेकिन उससे पहले हेमंत एक बात पंकज जी के बारे में बताना चाहता हूँ मैं। ये पोर्टफोलियो इतना परफेक्ट तरीके से मैनेज करते हैं, बड़ी जबरदस्त हेजिंग करके चलते हैं। उसका एक एग्जांपल आपको बताऊं। आज पंकज जी ने 3 सवालों के जवाब में हेमंत जी, अनिल जी बोला है। इसकी वजह है कि पंकज जी, ये दिक्कत सिर्फ आपके साथ नहीं है, कई लोग हमारे को वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनिल बोल रहे हैं या हेमंत बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे दोनों की आवाज बड़ी मिलती जुलती है। लेकिन आपने जो परफेक्ट हेजिंग करते हैं उसका एग्जाम्पल आज हमें मिल गया है कि किस तरह से आप सेफ रहकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार और तमाम सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब हमारे साथ प्रभुदास लीलाधर के जॉइंट एमडी दिलीप भट्ट साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। दिलीप सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या सारी दिक्कतें, चिंताएं खत्म हो गई क्या बाजार की? 9,000 ध्यान में आता है, अब 9,000 के तो कब आएंगे लेवल पता नहीं। पहले तो ये बताया कि 8,000 के पार निकलने की तैयारी है क्या? अनिल जी, देखिए, आपने जो कहा, आपके मुंह में घी शक्कर कि शायद मार्केट में कोई ऐसा कुछ आ जाए कि कभी चिंता नहीं रहे। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार आपकी जवान पर सरस्वती होती है, जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। तो अगर शायद ये वही क्षण हो और ऐसे में 9,000 अगर 2016 में दिख जाए तो बड़ी रिलीफ होगी लोगों की। जरूर, मुझे लगता है कि जरूर एक तो वन ऑफ द बिगेस्ट वरीज तो अभी रह गया, पीछे रह गया अभी, और उसमें थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई है। और मुझे लगता है कि नाउ वी शुड प्ले फॉर अ प्री बजट रैली, और ये प्री बजट रैली शायद कभी भी स्टार्ट हो जाएगा या फिर शायद हो गया, आई एम नॉट टू श्योर ऑन दैट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहां से लेके बजट तक एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सेकंड, मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि शायद ये जो क्वार्टरली 31 दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो QOQ और YOY दोनों बहुत अच्छे रहेंगे, तो वो भी एक अच्छा टेलविंड प्रोवाइड करेगा। और जिस तरह से गवर्नमेंट अभी एक के बाद एक कदम उठा रही है, भले वो GST पास हो के न हो, दोज आर द बिग टिकट वंस, बट जिस तरह से गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है, जिस तरह से सम ऑफ द रिफॉर्म्स और जहां क्लैरिटी दे रही है, और ये मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और ये बढ़ेगा, उसमें और भी ऑप्टिमिज्म आएगा। तो मुझे लगता है ये सबको ध्यान में रखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट्स नाउ विल ब्रीथ अ लॉट मोर इजी, और शायद यहां पर हमको एक रैली देखने को मिले। ओके, चलिए, तो यहां से एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और प्री बजट रैली की बात भी दिलीप जी कर रहे हैं। दिलीप जी, हाय, गुड मॉर्निंग, हेमंत बोल रहा हूं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से अच्छे आएंगे, ये बताइए कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर अच्छा प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस बार तीसरी तिमाही में? गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं कि वेदर इट इज ऑटो सेक्टर, FMCG सेक्टर, मुझे लगता है सब में क्या होगा, मैंने कहा कि QOQ और YOY ये दोनों के हिसाब से इन सम ऑफ दिस सेक्टर्स इट विल बी बेटर, बिकॉज ये पहली बार आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ऐसा हुआ है जहां पर फेस्टिवल सीजन बहुत एक साथ क्लब हो गए हैं, बंच हो गए हैं इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। अदरवाइज इट वाज ऑलवेज गेटिंग स्प्लिट बिटवीन द सेकेंड एंड द थर्ड क्वार्टर। तो ये एक थोड़ा बहुत अच्छा टेलविंड प्रोवाइड करेगा। तो जैसे ऑटो सेक्टर है, जैसे FMCG सेक्टर है, मुझे लगता है फार्मा ऑल्सो, नथिंग टू डू विद दैट पर्टिकुलर सिन, बट ओवरऑल फार्मा ऑल्सो। सो मुझे लगता है कि 3-4 सेक्टर्स विल डू प्रेटी वेल। और जहां तक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा कंपनीज है, उनके ऑर्डर बुक को काफी लोग अभी क्लोजली देखेंगे, बिकॉज जिस तरह से गवर्नमेंट अवॉर्ड करने लगी है ऑर्डर, तो वो भी एक काफी मायना रखेगा। इसके अलावा जो दूसरी बात आपने शुरू में कही, वो कही कि अब प्री बजट रैली देखने को मिलेगी। जब ऐसी कोई बातें आती हैं तो हमारे जहन में आता है कि बजट से पहले तो दरअसल रेल बजट आएगा, और रेलवे शेयरों में एक अच्छी रैली देखी जा रही है पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से। ये बताइए, क्या आपका इशारा भी रेलवे शेयरों की तरफ था? यदि नहीं, तो कौन से वो स्टॉक्स हैं जो आपको लगता है बजट से पहले ही खरीदने चाहिए, जहां अच्छी तेजी देखने को मिलेगी अब से लेकर फरवरी के बजट तक? तो मुझे लगता है कि ये मैंने खास रेलवे करके ऐसा ध्यान में नहीं रखा मैंने, लेकिन ओवरऑल इट विल बी रेलवेज, इट विल बी डिफेंस, इट विल बी इंफ्रा रिलेटेड कंपनीज, इट विल बी ऑटो रिलेटेड कंपनीज। और ऐसे भी लग रहा है कि शायद जिस तरह से पूरा वातावरण और जिस तरह से माहौल हो रहा है इंटरनेशनली, और एक रेट कट आने वाले 3 to 4 months में, that also looks very much possible. So I think that also will provide a good support to the auto sector, to the banks,
I'm looking at some of these sectors where I think overall pre-budget rally देखने को मिलेगी, और in some of these sectors we'll see some of the actions in terms of the reforms and the government policy actions happening. आईटी सेक्टर पर आपसे व्यू लेना चाहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिक्कतें यहां पर हर रोज देखिए नई नई उमड़ के आ रही हैं। आईटी सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक तरफ देखें तो सब कह रहे हैं कि डॉलर मजबूत होगा यूएस में तो रुपया कमजोर होगा, आईटी सेक्टर को फायदा होगा, लेकिन यहां पर यूएस की दूसरी चिंताएं वीजा रिलेटेड इस सेक्टर को सता रही हैं। आप कैसे पढ़ रहे हैं इसे? देखिए, आईटी सेक्टर को दो तरीके से देखा जा सकता है। जैसे मोस्ट ऑफ अस एक स्टेडी स्टेट करेंसी को लेके उसके ग्रोथ देखते हैं, और सेकंड बात होती है कि रुपये डेप्रिसिएशन हो या क्रॉस करेंसी हिट हो या फिर से चेन्नई को लेके कुछ मुद्दा हो जाए। मुझे लगता है सम ऑफ दीज एबिरेशंस कीप ऑन कमिंग फॉर आईटी सेक्टर, और खास करके आईटी सेक्टर के लिए, जैसे आपने वीजा का भी बताया, तो मुझे लगता है ये सेंटिमेंटली थोड़ा जरा इंपैक्ट करेगा। बट एनालिसिस के समय यही देखते हैं कि अगर स्टेडी स्टेट करेंसी में वॉल्यूम टर्म्स में ग्रोथ बता रहा है, प्राइस में ग्रोथ बता रहा है, और किस तरह से वो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है, आई थिंक दैट इज व्हाट वी लुक एट। और उसको देखते हुए लग रहा है कि शायद सेंटिमेंटली सम ऑफ दीज फैक्टर्स विल कीप द स्टॉक प्राइसेस डाउन, एज लॉट ऑफ कंपनीज ने आके यहाँ पर गाइडेंस डाउनवर्ड रिवाइज किया है। तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए, बिकॉज वी विल नॉट नो वेयर दे विल गेट इट। बिल्कुल। चलिए सर, शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए और आज आकर अपनी राय इन स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर हमसे शेयर करने के लिए। बाजार पर नजर रखिए, सेंसेक्स और निफ्टी में कुछ खास बड़ी कमजोरी नहीं देखने को मिल रही है। 7,800 के निचले स्तर को तोड़ा भी नहीं है, और आप देखिए 7,800 के 50 के पार भी नहीं निकला है, यानी करीब 25-26 पॉइंट्स की रेंज में इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन मिड कैप में निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। लेंगे इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार की ओपनिंग लेकर आएंगे, सौदा आपका में आपके सवालों के जवाब देंगे, हमारे नए एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होंगे।